मॉड्यूल जो आपको रेगुलरली आपके वहाँ पे मिल रहे होते हैं आपके शीट के ऊपर, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ मॉड्यूल भी आपको मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको मेनली क्वेश्चंस मिलेंगे। वो ब्लू कलर का होगा, थोड़ा सा आप देखना वहाँ पे। सो यू कैन ऑलवेज यूज देम एज वेल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस अलॉन्ग विद। एक तो मॉड्यूल है जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस भी काफी है, एक वो है, और दूसरा ऐसा भी जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। यू कैन यूज बोथ ऑफ देम टू सॉल्व। ओके, so now let me come back here। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी। वी हैव स्टार्ट विद ट्रांसक्रिप्शन, हमने वहाँ पे स्टार्ट कर लिया था। उसके अलावा हमने यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हमने हमारा यहाँ पे समझ लिया। सो इसको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सो जब हम बात करते हैं हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, तो याद रखना हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, वो आपके आपके रेप्लिकेशन में आपकी मदद करेंगे। सो जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो इनिशियली वी डिस्कस अबाउट द ओआरआई, दैट इज माय ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो आपका लोकेशन होता है जहां से आपका रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होगा। याद रखना, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर यू विल हैव मल्टीपल ओआरआईज। आपके जो ओआरआई होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, एक ही नहीं होते, बहुत सारे ओआरआई आपको मिलेंगे आपके डीएनए के अंदर। अब ये जो ओआरआई होता है वहां पे आपको मिलते हैं 80 रिच सीक्वेंस, और यहाँ पे आके बैठेगा आपका यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम। सो हेलिकेज एंजाइम विल कम एंड सिट ओवर हियर, और उसके वहां पे बैठने के बाद ये अपनी अनवाइंडिंग वहां पे चालू करेगा। इट विल ओपन अप द टू स्ट्रैंड्स। अब दोनों स्ट्रैंड्स को जब आपने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रेप्लिकेशन बबल या रेप्लिकेशन फोक भी हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। अब जब आप यहाँ पे दोनों स्टैंड्स को आपने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो याद रखना काफी ज्यादा चांस है कि दोनों स्टैंड वापस से एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपक सकते हैं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन होगा जो इस चीज का ध्यान रखेगा कि दोनों स्टैंड वापस से एक दूसरे के साथ ना चिपके? एसएसबी। राइट, एसएसबी। तो आपका यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आपका यहाँ पे आएगा, और वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि दोनों स्टैंड वापस से रियलाइन ना हो जाए। सो एसएसबी विल कम एंड विल आपके ना हो जाए। अब जब आप दोनों स्टैंड्स को आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो, तो इसके आगे जो आपके जितने भी स्टैंड्स होते हैं दे विल बिकम सुपर कॉइल। वहां पे आपको सुपर कॉइलिंग होते हुए मिल जाएगी, और उस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए आपका यहाँ पे एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसका नाम यहाँ पे आपका आएगा टोपो आइसोमरेज। सो टोपो आइसोमरेज आके आपकी जो सुपर कॉइलिंग आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी हो रही है उसको यहाँ पे आके रिमूव कर देगा। एक बार ये चीज आपकी हो गई, अब आप यहाँ पे रेडी है अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो याद रखना, जहाँ पे 3' से 5' आपका पेरेंट स्ट्रैंड है, जो आपका टेम्पलेट है, वहां पे सिर्फ आपको एक ही प्राइमर से आपका काम हो जाएगा। आप एक प्राइमर यहाँ पे यूज करोगे, और उस प्राइमर की मदद से आप पूरा एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड आप बना लेते हो, जिसे हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ लीडिंग स्ट्रैंड। और उसके सामने जो आपका स्ट्रैंड है, वहां पे आपके जो डॉटर स्ट्रैंड बनाया जाएगा वो आप फ्रेगमेंट में बनाओगे, और उस फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ओकाज़की फ्रेगमेंट। और याद रखना, यहाँ पे आप मल्टीपल प्राइमर को यूज करते हो। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि यार ये प्राइमर आ कहां से रहे, ये प्राइमर आपके बेसिकली कौन ला रहा है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा प्राइमर आपके भेजे जा रहे बाय माय आरएनए प्राइमेज, दैट्स एंजाइम जो आके प्राइमर लगाएगा। सो याद रखना, प्राइमर मल्टीपल लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, और हम यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड बनाएंगे फ्रेगमेंट के अंदर, और इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और अ लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरीके से आपके दो स्ट्रैंड यहाँ पे बनाए जाएंगे। और याद रखना, बाद में आप प्राइमर को आप निकाल देते हो, इस प्राइमर को आप लंबे टाइम के लिए आप वहां पे रखोगे नहीं, दिस प्राइमर विल बी रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोर्शन। एक बार आपने प्राइमर को वहां से आपने निकाल दिया, देन उसके बाद वहां पे भी आप बाकी का डीएनए स्ट्रैंड आप वहां पे बना दोगे, एंड देन द स्पेस जो आपकी वहां पे रह जाएगी, वॉट एवर द स्पेस इज रिमेनिंग ओवर देयर, जो गैप आपको मिलेगा वहां पे, उसे डीएनए लाइगेज लाके आके उसे फिल कर देगा। तो डीएनए लाइगेज से यही काम होगा कि लाइगेज स्ट्रैंड पे जो भी आपको गैप्स मिल जाए उसे आके वो फिल कर देगा। हमेशा याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज आपका हमेशा काम करता है 5' से 3' डायरेक्शन के बीच में। सो इसी डायरेक्शन में ये पॉलीमराइजेशन करेगा। दिस इज ऑन समथिंग डन बाय योर डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आई होप ये वाली कहानी आप सबको समझ आ गई थी जो पिछले क्लास में हमने यहाँ पे सीखी थी, और इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपसे सॉल्व हो रहे हैं। जो हमने असाइनमेंट शेयर किए थे वो भी आपसे हो रहे हैं, और जो आपके पास मॉड्यूल में अगर आप देख रहे हो खुद से सॉल्व करने का, तो भी आपसे वो हो पा रहे होंगे। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। टोपोआइसोमरेज टर्म यूज करा जाता है यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका टर्म यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, दैट्स माय डीएनए गायरेज, राइट। सो ये हमने कहानी देखी थी, हमने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे यहाँ पे, एंड देन वी हैव टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में एक बात याद रखना कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, जिसका पूरा नाम यहाँ पे होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज आपका सिंथेसिस करता है आरएनए का फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन के अंदर। जैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज कर रहा था वैसे ये भी कर रहा है। और याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम हमारा बनाएंगे यहाँ पे आरएनए, या मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा अगर यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एमआरएनए, एंड देन उसमें से फिर हम बनाएंगे हमारा प्रोटीन। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। क्या क्या रीजन्स आपको मिलते हैं एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर? एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आपको कुछ चीजें आपको दिख जाएगी। यू विल फाइंड योर डीएनए स्ट्रैंड, तो आपका यहाँ पे है ही।
अब डीएनए स्ट्रैंड के अंदर याद रखना, जिस स्ट्रैंड को मैं यूज करूंगा मेरा आरएनए बनाने के लिए, उसको मैं बोलूंगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और नो वाला स्ट्रैंड यहाँ पे होगा 3' से 5' वाला स्ट्रैंड। तो याद रखना 3' से 5' वाला जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड है, इसको मैं यूज करता हूँ एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। 5' से 3' वाला जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड होगा उसे मैं यूज करूंगा एज ए यहाँ पे एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड ओवर हियर विल बी यूज्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड का कोई काम नहीं है। कोडिंग स्ट्रैंड को आप इवन कहते हो एज अ सेंस स्ट्रैंड। जो भी हमारे लिए काम का है यहाँ पे, दैट इज माय 3' से 5' वाला मेरा स्ट्रैंड है, जिसको मैं इवन कहता हूँ यहाँ पे एज अ एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब जब आप एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप देखते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? यू विल फाइंड 3 थिंग्स। आपको एक प्रमोटर रीजन आपको मिलेगा यहाँ पे, यू विल हैव अ टर्मिनेटर रीजन, यू विल हैव अ स्ट्रक्चरल जीन। ये 3 चीजें आपको मिलती है बेसिकली देखने के लिए आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन एंड योर स्ट्रक्चरल जीन। जहां से आपका जीन स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका जीन स्टार्ट हो रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको एरिया मिलेगा उसे हम बोलूंगा यहाँ पे एज अ अपस्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम। सो उसको हम यहाँ बोलेंगे एज अ अपस्ट्रीम। सो दिस एरिया ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम। जस्ट वेट अ मिनट। तो ये हमने देखा था, राइट। एंड राइट साइड में जो आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज माय डाउनस्ट्रीम। सो यू हैव अपस्ट्रीम एंड यू हैव अ डाउनस्ट्रीम। अब याद रखना आपका जो अपस्ट्रीम वाला एरिया होता है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अपस्ट्रीम में क्या मिलेगा, तो आप आंखें बंद करके 2 चीज बोलोगे। एक तो मुझे मिलता है मेरा प्रमोटर, सो प्रमोटर इज समथिंग आई विल फाइंड इन द अपस्ट्रीम हमेशा। तो जीन के पहले ना, वो आपका जीन के जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका पहले आपका आ रहा है दैट्स अपस्ट्रीम। सो एक तो प्रमोटर मिलेगा एंड यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक अ एनहांसर। एक एनहांसर नाम का भी सीक्वेंस आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाता है, राइट। अगर आपसे पूछा कि कोई डाउनस्ट्रीम में आपको क्या मिलता है, सो डाउनस्ट्रीम में आपको याद रखना यू विल फाइंड टर्मिनेटर इज सीन इन द डाउनस्ट्रीम वाले एरिया के अंदर। तो ये जो मेरा एरिया है दैट इज माय डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम के अंदर आपको टर्मिनेटर वाला सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो यू हैव अ डाउनस्ट्रीम एंड यू हैव अ अपस्ट्रीम। तो ये याद रखना। और अपस्ट्रीम में 2 टर्म्स आपके सामने आ चुके हैं, एक तो आपका था प्रमोटर और एक था आपका यहाँ पे एनहेंसर। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एनहेंसर कर क्या रहा है, इफ समवन आस्क्स यू कि यार एनहेंसर का यहाँ पे काम क्या होता है, सो एनहेंसर एक्चुअली इंक्रीज करता है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आप ये सोचो कि आपके सेल के अंदर आप आरएनए बना रहे हो एक रेट पे। अज्यूम दैट आपका सेल कहता है, एक सेल है आपका और वो आपका बना रहा है हर मिनट में 10 mRNA बना रहा है, या 10 मिनट में 10 आरएनए वहां पे वो बना रहा है सेल एक जीन में से। लेकिन वो सेल चाहता है कि इनका रेट बढ़ जाए। हमारी रिक्वायरमेंट है कि 1 मिनट में 100 बने mRNA। तो वो करने के लिए आपका एनहांसर आपके यहाँ पे हेल्प करेगा। तो एनहांसर नाम से समझ आ रहा है, एनहांस कर रहा है, इट्स गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो इट कैन एक्चुअली इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और कोई भी चीज समझ नहीं आएगी तो बताइए मुस्कान। सर ये प्रोमोटर और एनहांसर सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। प्रमोटर का काम अलग है, एनहांसर का काम अलग है। बस आपको याद ही रखना कि ये जो दोनों सीक्वेंस है ना, ये जो दोनों सीक्वेंस है यहाँ पे, दे आर सीन इन द अपस्ट्रीम एरिया, बट दोनों अलग है और दोनों का काम अलग होता है। सो एनहांसर का स्पेसिफिक काम यहाँ पे है कि वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। अगर आपका 1 मिनट में 10 mRNA बन रहे हैं एक जीन में से, तो उसको इंक्रीज कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। दैट इज व्हाट एनहांसर इज नोन फॉर। वो एनहांसर का वहां पे काम होता है। प्रमोटर का काम यहाँ पे कुछ और है, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले यहाँ पे याद रखनी है। अब प्रमोटर जो मेरा यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट होगा। अच्छा एक बात बताना, अगर आपको क्लास फास्ट लग रही है तभी बता देना, तो मैं स्लो हो जाऊंगा। इनकेस अगर लगे ना कि क्लास फास्ट जा रही है, देन आल्सो प्लीज लेट मी नो, सो आई विल मेक श्योर कि वो थोड़ा स्पीड आपका टेम्पो पे आ जाए। अगर आप में से कोई यहाँ पे कुछ लोग नए हैं, देन प्लीज लेट मी नो अगर क्लास आपको फास्ट लग रही हो तो, राइट। सो नाउ प्रमोटर जो आपका यहाँ पे होगा ना, प्रमोटर विल बी हैविंग द 80 रिच सीक्वेंस। यहाँ पे आपको 80 रिच सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। और जो 80 रिच सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टाटा बॉक्स। सो 80 रिच सीक्वेंस जो आपको मिलेगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टाटा बॉक्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द प्रमोटर वाले सीक्वेंस के अंदर। अब प्रमोटर आपकी वो जगह है जहां पे जाके बैठेगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो आपका होता है, इट विल कम एंड सिट ऑन द प्रमोटर वाले सीक्वेंस के ऊपर। हाँ जी पूजा बताइए क्या सवाल है आपका? सर टाटा बॉक्स क्यों बोलते हैं? ये जो आपका जो प्रमोटर है ना, वहां पे आपको अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे आपको 80 रिच सीक्वेंस आपको मिलेंगे। मतलब एडेनाइन और थायमिन आपको वहां पे काफी ज्यादा मिल जाते हैं। तो इसलिए इस एरिया को हम इवन बोलते हैं एज अ टाटा बॉक्स। टाटा मतलब आप समझ रहे हो ना, एडेनाइन थायमिन, क्योंकि यहाँ पे इसलिए सो वी कॉल इट एज अ टाटा बॉक्स, दैट्स इट, वही उसका रीजन, ठीक है। अब प्रमोटर आपका वो लोकेशन है बेटा जहां पे आपका पॉलीमरेज आके बैठेगा। सो प्रमोटर आपका वो लोकेशन होता है जहां पे पॉलीमरेज आके अपना बैठता है।
एंड देन फिर वहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा। तो इतनी पहली चीज आप यहाँ पे याद रखना, राइट। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे एक और सीख लो या समझ लो। जब भी हम बात करते हैं ना, जब भी हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, तो दो टर्म्स आपके सामने आते हैं। एक तो टर्म आपका होता है जीन। अब जीन एक काफी कॉमन टर्म है। जीन इज समथिंग विच कैन, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट। और ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, ये कुछ भी, ये काफी चीज बना सकता है। इट कैन मेक प्रोटीन, यहां से आपका प्रोटीन बनते हुए मिल सकता है। पहले आपका आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। या फिर कई बार क्या होगा कि अगर कोई जीन है और अगर वो सिर्फ आरएनए बना रहा है, अगर वो सिर्फ आरएनए बना रहा है, तब भी उसे हम जीन ही बोलेंगे। सो यू हैव अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज मेकिंग लेट्स से आरएनए, लाइक वो बना रहा है आपका आरएनए आपको बना के दे रहा है, या आपको बना के दे रहा है आपका वहां पे टीआरएनए। सो अगर टीआरएनए आरआरएनए अगर आपके बना रहा है कोई जीन, राइट, सो उसको हम जीन ही कहते हैं। अगर वो प्रोटीन बना रहा है तब भी उसे हम जीन ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, एक टर्म है आपका यहाँ पे सिस्ट्रॉन। अगर आपके सामने एक टर्म आता है सिस्ट्रॉन, तो सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट होता है डीएनए का जहां से आपको हमेशा पॉलीपेप्टाइड बनते हुए मिलेगा। तो सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए which makes polypeptide, which makes polypeptide, that means ये आपको प्रोटीन बना के देगा। दिस सेगमेंट इज गोइंग टू मेक द प्रोटीन फॉर यू। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि सिस्ट्रॉन आपका वो सेगमेंट आपका यहाँ पे होता है। सिस्ट्रॉन इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर सेगमेंट विच इज नोन टू मेक दिस पॉलीपेप्टाइड, जो आपको पॉलीपेप्टाइड आपके यहाँ पे बना के देगा। तो अगर आपको मैं कहूं इस तरीके से कि जीन एक कॉमन डेफिनेशन है, जीन हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं जहां से आपको प्रोटीन या आरएनए आपको बनते हुए मिल रहा है। तो अगर कोई जीन है तो ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ आपको आरएनए बना के में दे रहा है। इट कैन बी पॉसिबल कि वहां से सिर्फ आपको आरएनए बन के आ रहा है, बट आपका प्रोटीन वहां पे नहीं बन रहा। बट सिस्ट्रॉन जब मैं टर्म यूज करता हूँ, सो दैट इज अ सीक्वेंस जहां से आपका फॉर श्योर पॉलीपेप्टाइड बनेगा। दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ जीन जहां से आपका हमेशा प्रोटीन बनते हुए आपको वहां पे मिलेगा। और वही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है। The DNA sequence coding for tRNA और rRNA molecule also defined as a gene. उसको भी हम जीन बोल सकते हैं। However, defining a cistron as a segment of a DNA coding for a polypeptide. So it's a segment of DNA which is going to code for the polypeptide. ये आपका वो सेगमेंट है जो कोड करेगा आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब जब आपके सामने सिस्ट्रॉन टर्म आता है, जब आपके सामने सिस्ट्रॉन टर्म आएगा, तो याद रखना इसके अंदर आपको दो टर्म्स और याद रखना है। सो सिस्ट्रॉन के अंदर यू विल हैव टू मोर टर्म्स जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। एक होगा यू हैव अ टर्म लाइक मोनोसिस्ट्रॉन या मोनोसिस्ट्रॉनिक। सो यू हैव स्ट्रॉनिक, एक टर्म आप यहाँ पे याद रखते हो। और दूसरा टर्म आपको यहाँ पता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। दूसरा टर्म जो आपको यहाँ पता है वो मैं आप लिखता हूँ, दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे होता है कि ये मेरा वो जीन है जहां से मेरा सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड मेरा बन के निकलेगा। तो इफ आई एम यूजिंग अ टर्म लाइक अ मोनोसिस्ट्रॉनिक, तो दैट मीन्स यहाँ से मेरा सिंगल पॉलीपेप्टाइड बन के निकलेगा। सो इट इज गोइंग टू बी, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन निकलेगी वहां से मेरा सिर्फ वन पॉलीपेप्टाइड बनेगा। यहां से मतलब मैं एक ही प्रोटीन यहां से मैं बना सकता हूं। अब याद रखना जितने भी जीन होते हैं आपके यूकैरियोट्स के अंदर, दे आर मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब एक जीन में से एक ही प्रोटीन आपका बन के आएगा। बट अगर मैं बात करता हूं, इफ आई डिस्कस अबाउट द पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, तो यहां पे क्या होता है, अ सिंगल जीन कैन मेक मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। सो यू विल हैव मोर देन one polypeptide can be seen coming out from here. More than one polypeptide can be seen coming over here. ठीक है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको कहां मिलेगी, देन द आंसर इज गोइंग टू बी माय प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन मिल सकती है। मतलब उनमें क्या होता है कि एक सेगमेंट होता है और उस सेगमेंट में से मल्टीपल प्रोटीन निकल के आ सकते हैं। यू विल हैव अ सिंगल सेगमेंट एंड दैट सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए विल गिव यू मल्टीपल प्रोटीन्स। बट मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है, एक सिंगल सेगमेंट जो आपका डीएनए का यहाँ पे होगा, जिसको हम यहाँ पे सिस्ट्रॉन बोलेंगे या मोनोसिस्ट्रॉन बोलेंगे, वहां से आपको एक सिंगल प्रोटीन ही बन के आपका निकलते हुए आएगा। और वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है, राइट। मोनोसिस्ट्रॉनिक इज मोस्टली इन द यूकैरियोट्स, राइट, एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक इज मोस्टली सीन इन माय बैक्टीरियाज। याद रखना इनमें डिफरेंस क्या है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक के अंदर एक सेगमेंट में से यू कैन फाइंड मल्टीपल प्रोटीन्स कैन बी फाउंड। मोनोसिस्ट्रॉनिक में से एक सिंगल सेगमेंट में से यू कैन फाइंड आपका एक सिंगल ही प्रोटीन आपका बन के निकलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। नाउ
ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज समथिंग। अच्छा ये बताओ, ये वाला सेंटेंस या ये वाली स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो जीन और सिस्टोन आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, राइट? दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग यू हैव टू नो। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या समझना है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको किन चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। सो इफ यू हैव टू कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन, अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू हैव, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, देन व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू हैव। सो आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या होती है, क्या क्या चीजों को यूज करके मैं अपना ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं ट्रांसक्रिप्शन की यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, सो यू विल फाइंड यू हैव, एक तो आपको चाहिए होगा आपका यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। यू विल बी नीडिंग समथिंग लाइक योर आरएनए पॉलीमरेज, आपको यहाँ पे चाहिए होगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, कि जब आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है तो यू विल बी नीडिंग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट? सेकेंड थिंग आपको चाहिए आपके कई सारे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यू ऑल्सो नीड योर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये भी आपने पढ़ा इनके बारे में, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये आपको चाहिए होते हैं। याद है ना, हमने ऐसे ही कुछ ट्राइफॉस्फेट हमने इवन यूज किए थे हमारे डीएनए के अंदर, जब हमें बनाना था हमारा नया पॉलीमर डीएनए का नया, हमें जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना था। सो हमने बात किया था कि ये जो ट्राइफॉस्फेट जो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल हम यहाँ पे यूज करते हैं, दे वर्क एज अ सबस्ट्रेट एंड दे ऑल्सो वर्क एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल। तो इसी तरीके से राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसको यूज करके तो आप एक एमआरएनए यहाँ पे बना पाओगे। देन थर्ड थिंग आपको याद रखनी है दैट यू नीड टू हैव मैग्नीशियम आयंस। आपको मैग्नीशियम आयंस चाहिए, मैग्नीशियम आयंस के बगैर आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं। दैट्स द थर्ड थिंग। एंड द फोर्थ थिंग इज गोइंग टू बी यू आल्सो नीड अ डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट भी तो चाहिए होगा, उसके ऊपर कैसे काम चलेगा। सो डीएनए टेम्पलेट भी आपको यहाँ पे चाहिए होता है, जिसकी वजह से यू विल फाइंड कि आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये कुछ आपके इंग्रेडिएंट्स है जो आपको यहाँ पे चाहिए। यू नीड दिस इंग्रेडिएंट्स एंड देन यू कैन फाइंड कि आपका ट्रांसक्रिप्शन आपका यहाँ पे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे। सो यू हैव दैट एंजाइम। सो ये मेरा यहाँ पे एंजाइम है, ये है मेरा यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम। अब अगर ये मेरा पॉलीमरेज एंजाइम है, सो आप ये याद रखना कि पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर कई सारी यूनिट्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट्स। तो अब वो सब यूनिट्स आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यू विल फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स आर बीन सीन, लाइक यू विल हैव अल्फा डैश, यू हैव अल्फा, देन उसके बाद आपके पास होगा यहाँ पे बीटा डैश, यू विल हैव अ बीटा। ऐसे कई सारे यूनिट्स आपको मिलेंगे आपके पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर। सो समझो ये मेरा यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम, दिस इज माय आरएनए पॉलीमरेज। अब सबसे पहली बात जो आप सबको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो आप ट्रांसक्रिप्शन अभी सीखोगे वो आपका होगा बैक्टीरिया में होने वाला ट्रांसक्रिप्शन। जो आप ट्रांसक्रिप्शन जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है और जो आप यहाँ पे सीखोगे, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द बैक्टीरिया। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हम लोग नहीं सीखते। हाउ दैट विल बी हैपनिंग इज समथिंग वी डोंट टेक इनटू अकाउंट, राइट? वो हम नहीं सीखते, वो हम अगले लाइक जब आप हायर स्टडीज करने के लिए जाओगे तब आप उसे सीखोगे, बट इस लेवल पे आप उसे नहीं सीखते। ओके, सो याद रखना, अभी हम बात करेंगे हमारे ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया से इन द प्रोकैरियोट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूँ या कोई भी प्रोकैरियोटिक की बात करता हूँ मैं सेल की, तो वहां पे एक आरएनए पॉलीमरेज इनफ होता है। यू ओनली नीड वन आरएनए पॉलीमरेज। एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज आपका सारा काम कर देगा। बट सेम चीज आपको होते हुए नहीं मिलती आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर। वहां पे आपको मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं। सो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू बी इनफ। ये आपका इनफ होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए इन द बैक्टीरिया। दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर माय बैक्टीरिया के लिए। बट अगर मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल के अंदर, देन यू विल नीड मोर नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो हम बाद में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं, हमारा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या करना है। सो लेट्स हैव अ लुक। जब हम ट्रांसक्रिप्शन की यहाँ पे बात करेंगे तो पहले हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे, लेट्स मेक माय 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। सो यू हैव अ 3 डैश, यू हैव 5 डैश, और हमेशा रखना कि इन दोनों में से जो मैं स्ट्रैंड यूज करूंगा मेरा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी माय 3 डैश से 5 डैश वाला। तो ये मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड हो गए। एंड देन यू हैव योर प्रमोटर सीक्वेंस। ये मेरा यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस। उसके बाद मेरा यहाँ पे होगा जीन। यहाँ पे मेरा कहीं पे जीन मेरा यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चरल जीन मेरा यहाँ पे होगा। सो यहाँ पर जीन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड देन यू हैव योर टर्मिनेटर सीक्वेंस। You will have your terminator sequence.
तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रमोटर रीजन में कौन सा रिच सीक्वेंस मुझे देखने के लिए मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? AT rich. राइट, 80 we'll rich. have a 80 rich sequence will be seen over there. So टाटा बॉक्स आपको मिलेगा आपका हमेशा प्रोमोटर सीक्वेंस में. So promoter sequence will have the टाटा बॉक्स. So that is my promoter. अभी मैं यहाँ पे एनहांसर बता नहीं रहा बिकॉज उसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एनहांसर भी आपको मिलेगा होते हुए ऑन द अपस्ट्रीम एरिया में. अब यहाँ पे होता क्या है ना कि सबसे पहले क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपका पॉलीमरेज आके बैठेगा प्रोमोटर सीक्वेंस पे. सो नाउ माय पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ऑन द प्रोमोटर सीक्वेंस. मेरा पॉलीमरेज एंजाइम आया और ये आके मेरा बैठ चुका है मेरे प्रोमोटर सीक्वेंस के ऊपर. सो दैट्स अ फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन कि एंजाइम आके इसके ऊपर आके बैठेगा. अब जैसे मेरा यहाँ पे एंजाइम इसके ऊपर आके बैठता है, अभी तक इसने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं किया है, वो बस आके उसके ऊपर बैठ गया है. एंड याद रखना ये हमेशा काफी फर्मली आके बैठेगा प्रमोटर के ऊपर. अगर प्रमोटर का सीक्वेंस अगर आप चेंज कर दो तो आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो सकता. ये बात भी याद रखना कि आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो सकता अगर आप प्रमोटर का सीक्वेंस अगर आप चेंज कर देते हो तो. सो याद रखना प्रमोटर और पॉलीमरेज का अटैचमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाएगी. ये है मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन. सो दिस इज गोइंग टू बी माय स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो आके बैठ गया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है. ये स्टार्ट तब होगा जब यहाँ पे आके बैठेगा एक आपका इनिशिएटिंग फैक्टर, और वो मेरा यहाँ पे होगा सिग्मा फैक्टर. तो एक फैक्टर होता है. सो देयर इज वन फैक्टर ओवर है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिग्मा फैक्टर. सो दिस इज कॉल्ड एज माय सिग्मा फैक्टर. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर. तो सिग्मा फैक्टर आपका यहाँ पे आएगा और वो आके बैठेगा आपके पॉलीमरेज के ऊपर. इट विल कम एंड सिट ऑन द पॉलीमरेज. तो समझे ये सिग्मा फैक्टर मेरा आया यहाँ पे और ये आके पॉलीमरेज पे आके बैठ गया. अब जैसे ये सिग्मा फैक्टर आके बैठता है पॉलीमरेज के ऊपर, उस टाइम पे आई विल फाइंड माय पॉलीमरेज विल स्टार्ट मूविंग ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल. वो टाइम पे ये अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, व्हेनेवर विल डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, आपको तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है. जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करते हो तो आपको तीन इवेंट्स यहाँ पे याद रखने हैं. पहला इवेंट इज गोइंग टू बी योर इनिशिएशन, जहां पे आप ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हो. दूसरा इवेंट आपका यहाँ पे होगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इलोंगेशन. थर्ड इवेंट जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी द टर्मिनेशन. अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे इनिशिएट करूंगा, व्हेनेवर आई हैव टू डू द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ये करने के लिए मेरा काम आएगा या द थिंग इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी माय सिग्मा फैक्टर. तो सिग्मा फैक्टर जो आपका यहाँ पे होता है, इसने ही आपका इनिशिएट करके देना है आपका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन. तो सिग्मा फैक्टर आपका यहाँ पे आएगा, आके बैठेगा पॉलीमरेज के ऊपर, और जैसे ही पॉलीमरेज पे आके वो बैठता है, पॉलीमरेज विल स्टार्ट मूविंग ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल. वो डीएनए के ऊपर स्टार्ट करेगा मूव करना. अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मेरा पॉलीमरेज यहाँ पे मूव कर रहा है, समझो मेरा पॉलीमरेज यहाँ पे आगे बढ़ रहा है. सो व्हेन माय पॉलीमरेज विल स्टार्ट मूविंग, तो मेरा पॉलीमरेज भी यहाँ पे खड़ा था, अब ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है. तो अगर मेरा पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है और अगर वो जीन के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, सो अभी वो जीन के ऊपर आ जाएगा. तो जैसे मेरा पॉलीमरेज जीन के ऊपर ट्रैवल करेगा, तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा, आपका आरएनए सिंथेसिस चालू होगा. सो दिस इज माय पॉलीमरेज. और एक और बात याद रखना, सिग्मा फैक्टर आया, उसने स्टार्ट किया ट्रांसक्रिप्शन को और फिर वो वहां से चला गया. उसका बस उतना ही काम होता है, वो आएगा, बैठेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा एंड देन इट विल लीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. अब जब मेरा पॉलीमरेज स्लाइड करेगा मेरे डीएनए के ऊपर, तो वो 3' से 5' वाले स्ट्रैंड को रीड कर रहा है. मेरे 3' से 5' वाले स्ट्रैंड को रीड कर रहा है, और उसे रीड करते समय वो क्या करेगा, उसको देख के वो mRNA बनाना चालू करेगा. सो व्हाट इट विल डू, द पॉलीमरेज विल स्टार्ट मेकिंग द mRNA. और वो mRNA का सिंथेसिस कैसा होता है, फ्रॉम 5' से 3' डायरेक्शन में आपका mRNA बनने यहाँ पे लगेगा. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब मेरा पॉलीमरेज वहां पे स्लाइड करेगा आपके डीएनए के ऊपर, यू विल फाइंड कि आपका mRNA सिंथेसिस आपका वहां पे स्टार्ट होता है. और ये जो आपका यहाँ पे जो आप mRNA बना रहे हो, जो आपका पॉलीमर आप बना रहे हो mRNA का, उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इलोंगेशन. सो यू विल फाइंड कि जब हम बात करते हैं इलोंगेशन के बारे में, तो इट इज नथिंग बट माय polymerization of mRNA. यहाँ पे आप mRNA अपना यहाँ पे आप बना रहे हो. और जब आप यहाँ पे mRNA बना रहे हो, तो याद रखना एक चीज क्लियरली कि जहां पे भी आपका थायमिन होगा वहां पे हम लगाएंगे यूरेसिल, राइट. सो थायमिन विल बी रिप्लेस्ड बाय replaced
बाय यूरेसिल। ठीक है, थायमिन इज बाय द यूरेसिल। हाँ जी, मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका। सर प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं आया। बेटा एक बार फिर बोलना, आपकी आवाज नहीं आई, जोर से बोलना। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला पार्ट। सर इलॉन्गेशन से पहले जो प्रोसेस हुआ था वो मुझे समझ नहीं आया। हाँ देखो, पहले तो आप समझो कि आपका इनिशिएशन यहाँ पे क्या होता है। इनिशिएशन यहाँ पे क्या होगा, जहां पे आपका जो पॉलीमरेज होगा वो पहले आके बैठ गया प्रोमोटर के ऊपर। जैसे ही मेरा पॉलीमरेज प्रोमोटर पे आके बैठ गया, अभी आपका कुछ चीजें स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हुआ, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो आपका पॉलीमरेज आगे तब बढ़ता है जब उसके ऊपर आके बैठता है एक फैक्टर जिसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। अगर आप सोचो कि सर ये सिग्मा फैक्टर है क्या, तो याद रखना इट्स नथिंग बट अ प्रोटीन। जब भी आपके सामने टर्म फैक्टर आएगा ना, तो याद रखना दैट इज नथिंग बट अ प्रोटीन। तो जैसे ही मेरा सिग्मा फैक्टर आके बैठेगा मेरे पॉलीमरेज के ऊपर, वो टाइम पे मेरा पॉलीमरेज स्लाइड करना चालू करेगा मेरे डीएनए के ऊपर। सो ये जो मेरा पॉलीमरेज है, मेरा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, याद रखने जो येलो कलर का जो पहाड़ मैंने बनाया ना यहाँ पे, दैट इज माय आरएनए पॉलीमरेज। ये मत सोचा कि सर ये क्या ही बना के रखा हुआ है आपने यहाँ पे, दैट इज माय आरएनए पॉलीमरेज। तो मुस्कान एंड ऑल ऑफ यू, दिस आरएनए पॉलीमरेज नाउ विल स्टार्ट मूविंग ऑन टू द डीएनए मॉलिक्यूल। वो डीएनए के ऊपर वो मूव करना चालू करेगा। अब जैसे वो डीएनए के ऊपर मूव करना चालू करता है, तो वो क्या करेगा, वो जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, 3' से 5' वाला जो आपका स्ट्रैंड है, उसको रीड करेगा। और उसको रीड करने के बाद वो बनाना चालू करेगा आपका एमआरएनए मॉलिक्यूल, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाना चालू करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे एमआरएनए बना रहे हो, तो वो टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आपका जो थायमिन जहां पे होता है उसकी जगह आप वहां पे यूरेसिल आप लगा दोगे। सो ये चीज आपकी हो रही होती है जब आप कर रहे होते हो आपका यहाँ पे इलॉन्गेशन। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। सो ये पिक्चर तो एनसाइड वाली, ये पिक्चर आप यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि जब आपका पॉलीमरेज आपका आगे बढ़ेगा इसके ऊपर, सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन वेरी क्लियरली सी कि कैसे आपका यहाँ पे ये आरएनए आपका यहाँ पे बन रहा है। सो दिस इज हाउ द आरएनए इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। याद रखना इट इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द 5' से 3' डायरेक्शन में आपका आरएनए आपका बनते हुए आपका आगे बढ़ेगा, पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे ना, तो टेम्पलेट स्टैंड को आप देखो, यहाँ पे नीचे जो टेम्पलेट स्टैंड लिखा हुआ है, आई होप सबको ये दिख रहा है। सो यू कैन सी ये जो डीएनए स्टैंड है वो आपका है 3' से 5' डायरेक्शन के अंदर, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम बना रहे हैं हमारे यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल। अब आप देखो, जहां पे थायमिन होना चाहिए था वहां पे यूरेसिल है। एडेनाइन के सामने इंस्टेड ऑफ थायमिन यू विल हैव अ यूरेसिल, क्योंकि आप आरएनए बना रहे हो, क्योंकि आप आरएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे बना रहे हो, इसलिए आपको क्या मिलेगा, इंस्टेड ऑफ थायमिन यू विल हैव द यूरेसिल ओवर देयर। यहाँ पे भी आप देख लो, जहां पे थायमिन होने वाला था वहां पे आपका यहाँ पे यूरेसिल आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं सक्सेसफुली अपने यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल इस तरीके से बनाता हूँ। और ये जो आरएनए बन रहा होता है ना, ये आपका बाहर रिलीज किया जाता है, उसे आप नीचे रिलीज कर रहे जाते हो, जैसे जैसे बनता जाएगा वो, उससे आप पीछे के साइड से निकलता जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। दिस इज व्हाट विच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। तो ये जो आपका इवेंट यहाँ पे हो रहा है, दिस इज नथिंग बट माय इलॉन्गेशन। ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है ना, ये इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज इलॉन्गेशन। सो इलॉन्गेशन आपका होता जाएगा और आपका एमआरएनए आपका इस तरीके से आपका बनते हुए आगे निकलता जाएगा। अब बताओ क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट। अगर समझ नहीं आ रहा है पूछ लो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल बिना राइट क्लिप सोचे हुए पूछ लो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आना चाहिए। तो कहीं भी लग रहा है कि यार ये क्या हो गया यहाँ पे, देन बताओ मुझे अगर ऐसा लग रहा है तो। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई। अब आपका जो पॉलीमरेज यहाँ पे था ये आपका ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करते करते हुए ये आपका आ जाएगा टर्मिनेटर सीक्वेंस तक। सो ये ट्रेवल करते करते हुए आपका टर्मिनेटर सीक्वेंस तक आपका ये पहुंच गया। अब जैसे ये टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंच गया, अब ये रुक जाएगा, लेकिन इसे रुकने का और ट्रांसक्रिप्शन खत्म करने का सिग्नल अभी तक मिला नहीं है। ये यहाँ पे तो आ चुका है, लेकिन अभी इसको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, और सिग्नल क्या होगा, एक प्रोटीन आके इसे बोलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करो, एमआरएनए को रिलीज करो और आप भी वहां से चले जाओ। आपने अपना काम कर दिया, आप भी वहां से निकल जाओ, और जो एमआरएनए आपने जो बनाया है उसको भी आप वहां से रिलीज कर दो, उसको भी आप वहां से निकाल दो, रिलीज कर दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमरेज जैसे ही मेरा पॉलीमरेज आता है मेरा टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर, तो यहाँ पे एक और फैक्टर आके इसके ऊपर आके बैठेगा, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज माय रो फैक्टर। तो एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रो फैक्टर। ये पी नहीं है, रो का साइन है, सो दैट इज माय रो फैक्टर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रो फैक्टर। फैक्टर टर्म मतलब आपका प्रोटीन। सो ये फैक्टर रो फैक्टर मेरा आएगा और ये मेरा आके बैठेगा मेरे आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर। सो दिस रो फैक्टर विल कम एंड सिट ऑन द आरएनए पॉलीमरेज। सो जैसे ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर आके बैठेगा ना, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को भी छोड़ देगा, वहां से निकल जाएगा, डीएनए को रिलीज कर देगा, उसके साथ साथ जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए होगा उसको भी वो वहां पे रिलीज कर देगा, और आपको अपना न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए एकदम बिल्कुल नया वाला बना हुआ जो आपका एमआरएनए होगा वो आपका बन के आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो आपका एमआरएनए
जो अभी अभी हमने यहाँ पे बनाया है वो आपने यहाँ पे रिलीज कर दिया, वो आपका यहाँ पे आगे आ चुका है आपके सामने, और जो आपका जो पॉलीमरेज होगा वो वहां से निकल जाएगा। उसने अपना काम कर दिया, वो निकल के वहां से अपने रास्ते निकल जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड ओवर हियर। तो आपको याद ही रखना है कि टर्मिनेशन करने के लिए आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा रो फैक्टर। सो टर्मिनेशन करने के लिए यू विल फाइंड योर रो फैक्टर विल बी इन्वॉल्व ओवर हियर। सो रो फैक्टर आपका यहाँ पे होता है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर रो फैक्टर। ये आपका आता है और ये आपका इनिशिएट करेगा आपका टर्मिनेशन। सो ये बेसिकली खत्म करता है पूरी स्टोरी को। और जब आपका रो फैक्टर आया दैट मींस आपका ट्रांसक्रिप्शन आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और जैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन आपका यहाँ पे खत्म हो गया, आपको सक्सेसफुली आपका mRNA बन के आपके सामने आ जाएगा। सो यू विल फाइंड योर न्यू mRNA अभी भी बना हुआ आपके सामने खड़ा होता है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर एंड दीज आर द थ्री थिंग्स यू हैव टू नो। यू हैव इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है। और ये जो भी हमने यहाँ पे क्या, ये जो सिग्मा और रो फैक्टर की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये आपको सिर्फ मिलेगा होते हुए बैक्टीरिया के अंदर। याद रखना, यूकैरियोट्स के अंदर यू डोंट फाइंड ऑल दिस थिंग्स गेटिंग इन्वॉल्व। इन द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत सारा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। जितने प्रोटीन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, उससे 3 टाइम्स ज्यादा प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो वो हम उस लेवल पे हम सीखते ही नहीं है। ठीक है। सो हम वी शुड बी हैप्पी विद दिस थिंग कि एनसीईआरटी ने या एनटीए ने इस चीज का ध्यान रखा कि हमें सिर्फ बैक्टीरिया का ही ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। Because in eukaryotic transcription you have multiple transcription factors which are involved over there. Okay, so ये मैं mention कर देता हूँ. This is the story of my prokaryotic cell. इतनी चीज आपका है. So this is my initiation, this is my termination. Sigma factor, rho factor क्या कर रहे हैं, क्लियर कट याद रखना है आपको. इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं, राइट. इलॉन्गेशन एक सिंपल प्रोसेस है जहां पे आपका एक पॉलीमर आप बना रहे हो. इसके ऊपर बेस कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट इनिशिएशन टर्मिनेशन को लेकर सवाल आपके बन के आ जाते हैं. तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है. अब एक और चीज यहाँ पे याद रख लो, अगर आप इतनी बार याद रख सकते हो यहाँ पे, तो एक और चीज याद रखना, जो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो आपके सामने खड़ा हुआ है आपके सामने, इसके ऊपर सिग्मा फैक्टर लगा नहीं हुआ. सो दिस आरएनए पॉलीमरेज विदाउट सिग्मा फैक्टर और विदाउट रो फैक्टर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोर एंजाइम. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोर एंजाइम. तो ये भी याद रख लो कि आरएनए पॉलीमरेज विदाउट सिग्मा फैक्टर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोर एंजाइम. क्योंकि सिग्मा फैक्टर कोर पार्ट नहीं है ना फैमिली का, वो तो आता है फिर चला जाता है. तो ये है मेरे यहाँ पे कोर एंजाइम. और याद रखना, सिग्मा फैक्टर जब मेरा आया था, उसने आया अपना काम किया और फिर वो वहां से चला गया. वो रुकता नहीं है वहां पे. जैसे ही स्टार्ट होना ट्रांसक्रिप्शन, वो अपने रास्ते वहां से निकल जाएगा. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. अब एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे एक बार यस सर. लो. Yes, sir. यस सर. तो यू हैव आरएनए पॉलीमरेज आके बैठा. जैसे वो आके बैठा, उसके बाद आया आपका सिग्मा फैक्टर. जैसे सिग्मा फैक्टर आया, आपका यहाँ पे हो गया आपका इनिशिएशन. सो याद रखना, इनिशिएशन के लिए आपको सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है. देखो, जैसे उसने अपना काम कर दिया, वो वहां से निकल गया. सिग्मा फैक्टर अपने रास्ते निकल गया वहां से, राइट. अब आपने इलॉन्गेशन किया, आपका एमआरएनए आपका बनेगा. आप पहुंचोगे टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास. जैसे आप टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास आप पहुंचे वहां पे, सो व्हाट विल हैपन, द रो फैक्टर विल कम. रो फैक्टर आके बैठेगा उसके ऊपर, और जैसे रो फैक्टर आके बैठेगा, पॉलीमरेज अपना वहां से सब छोड़ छाड़ के वहां से निकल जाएगा. एंड आपका आरएनए आपका यहाँ पे रिलीज हो गया, which is formed from the 5'3' डायरेक्शन में बनाया हुआ आपका एमआरएनए आपके यहाँ पे रिलीज हो गया. बस इतना ही याद रखना. अगर इतना याद रख सकते हो, देन आपका कोई भी सवाल नीट के अंदर मिस नहीं होगा इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. अब और देखते हैं यहाँ पे. तो ये तो हमने यहाँ पे बना लिया, ये सब हमारे यहाँ पे हो चुका है. अब आपको याद ही रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो आपने इस तरीके से अपना कर लिया ट्रांसक्रिप्शन. सो नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस. अच्छा, एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, जो लोग बच्चे क्लास में नए हैं, क्या आपको क्लास का स्पीड चलेगा या थोड़ा कम करना है, बता दो मुझे. अगर कुछ भी नहीं बोलोगे तो समझ नहीं आएगा. एटलीस्ट अच्छा, गिव मी अ थम्स अप अगर आपको क्लास का पेस सही लग रहा है तो, और गिव मी अ थम्स डाउन अगर क्लास का पेस आपको सही नहीं लग रहा तो फिलहाल के लिए ठीक लग रहा है सबको. ऑलराइट, ओके. और लगे ना तो बता दिया करो कि सर थोड़ा स्लो. सर हाँ बोलो. सर मुझे आपका स्पीड मतलब थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है. बता दो फिर. अरे आराम से बता दो. अच्छा पहले ये बताओ मुस्कान, इतना समझ आ रहा है, ये सब समझ आ रहा है, पहले ये बताओ, ये वाला पार्ट समझ आ रहा है? यस सर, ये सब अच्छे से समझ आ गया. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब अगली बार से थोड़ा सा लाइक में ध्यान रखता हूँ. तो ऐसे बोल देने का, अभी इतना नहीं सोचने का. अभी आप लोग पुराने हो चुके हो, एटलीस्ट 3 हफ्ते पुराने हो चुके हो आप लोग, आई गेस. जस्ट लेट मी नो. ऑलराइट, सो नाउ यू हैव अ ट्रांसक्रिप्शन ओवर हियर. अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एक और बात, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि इन द प्रोकैरियोटिक सेल व्हाट हैपेंस ना, कि जैसे ही आपका एमआरएनए बना इन द प्रोकैरियोट्स, जैसे ही आपका एमआरएनए बनता है ना, जैसे ही इसमें से आपका एमआरएनए बनेगा ना,
तुरंत उसको हम यूज करके बना लेंगे हमारा प्रोटीन। सो जैसे ही आपका यहाँ पे mRNA बनेगा, तुरंत ये करेगा अपना ट्रांसलेशन। आप जानते हो ना, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आप करते हो ट्रांसलेशन। तो जैसे ही आपका mRNA यहाँ पे बनता है ना, तो तुरंत फिर हम क्या करेंगे, विल बी डूइंग द ट्रांसलेशन। इमीडिएटली इट कैन गो फॉर द ट्रांसलेशन, राइट। यहाँ पे अब ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो जाएगा, इट इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन, एंड देन यू कैन कैरी आउट योर, देन उसका आपका प्रोटीन आपका बनकर आपको मिल जाएगा। सो रेडी फॉर ट्रांसलेशन। तो याद रखना कि जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उस mRNA को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ट्रांसलेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि जब आपका mRNA बनेगा ना, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सो नो मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। सो नो मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई मॉडिफिकेशन की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो अपने ट्रांसलेशन के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने बिस्किट बना लिए बेकरी में से, अपने घर पे बिस्किट बना लिया आपने, और डायरेक्टली आप उसे बेचने के लिए आपके रेडी हो जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, डब्बे में डाल के आप बेचने के लिए भेज रहे हो, राइट। वैसे ही जैसे आपके यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ, आपका mRNA बना, तो इसको आप यूज करके सीधे सीधे आप करोगे अपना ट्रांसलेशन, कोई चेंजेस करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो वहां पे आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो इतनी बात पहले दिमाग में उठा लो कि प्रोकैरियोट्स में ये फायदा होता है कि जैसे ही mRNA बना, यू कैन यूज दैट फॉर ट्रांसलेशन विदाउट अ नीड ऑफ अ मॉडिफिकेशन। बट सेम चीज एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती। इन द यूकैरियोट्स यू नीड टू कैरी आउट सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। कुछ ना कुछ तो चेंजेस आपको वहां पे करने ही पड़ेंगे, कुछ तो मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे, और तभी आप उसे बाहर निकाल सकते हो ट्रांसलेशन के लिए, राइट। तो ये बात पहले आप याद रखना। अब एक और चीज समझते हैं। When we discuss about transcription in eukaryotes, when we discuss about transcription in eukaryotes, तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे याद रखना कि आपके मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। एक आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, एक नहीं होता, मल्टीपल होता है। सो यू हैव आरएनए पॉलीमरेज 1, you have RNA polymerase 2, and then you have RNA polymerase 3. तो you'll have multiple RNA polymerase जो आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए। अब आपको याद रखना है कि कौन सा पॉलीमरेज क्या आपको बना के देता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बिकॉज ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। कई बार वो लोग मैच द फॉलोइंग में आपको पूछ लेंगे, या फिर कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो याद रखना, आपके जब यूकैरियोट्स की हम बात करते हैं, तो आपके अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, या वह आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आपको याद रखना है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज क्या बना रहा है। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 आपको बना के देता है आपका यहाँ पे हमेशा आर आरएनए। दिस इज गोइंग टू गिव यू द आर आरएनए। सो आर आरएनए अगर आपको बनाना होगा सेल के अंदर, तो आप यूज करते हो अपना आरएनए पॉलीमरेज 1। याद रखना, अगर आपसे कभी कोई पूछ लेना कि आपके सेल के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा आरएनए मिलता है, तो आपका आंसर वहां पे होगा आर आरएनए। आर आरएनए इज सीन इन द हाईएस्ट अमाउंट। क्या रीजन होता है उसके हाईएस्ट अमाउंट होने का, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर याद रखना, आर आरएनए इज सीन इन द हाईएस्ट अमाउंट, ठीक है। देन यू हैव आरएनए पॉलीमरेज 2। इसको यूज करके हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे एमआरएनए। सो इसको यूज करके हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे एमआरएनए। एमआरएनए का एक और नाम होता है, एमआरएनए का एक और नाम यहाँ पे होता है, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी योर एचएनआरएनए। इसका कुछ सवाल था क्या? आई थॉट किसने हैंड रेज किया, ठीक है। सो mRNA is also known as AKA, also known as hnRNA, that stands for your heterogeneous nuclear RNA, nuclear RNA, ठीक है। सो mRNA का एक और नाम यहाँ पे होता है heterogeneous nuclear RNA, that is your hnRNA. एंड देन यू हैव आरएनए पॉलीमरेज 3। अब ये आपको बना के देगा कुछ और। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू समथिंग लाइक टीआरएनए, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ ट्रांसफर आरएनए। इट विल गिव यू द टीआरएनए आपको बना के देगा। देन आपको इवन बना के देगा समथिंग लाइक योर एसआरआरएनए। इनके रोल्स क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं समझना, इस लेवल पे आपको इनके रोल्स आपको नहीं समझना। सो यू गॉट इज अ 5 SRRNA, एंड देन वन मोर थिंग इज योर SNRNA। तो 5 SRRNA, tRNA, SNRNA, ऐसे कई सारे आरएनए होते हैं। वैसे यू ऑल्सो हैव
SHRNA जिसको हम कहते हैं शॉर्ट हेयरपिन RNA, देन एक RNA होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, SIRNA। सो ऐसे बहुत सारे होते हैं। वो भी आप अपने आज से 1 साल बाद आप ये सब कुछ सीखोगे आप यहाँ पे, राइट। योर होमवर्क इज गोइंग टू बी यू हैव टू टेल मी द रोल ऑफ दिस RNA, और आई वुड से आपका होमवर्क यहाँ पे ये होगा, आपको बताना है कि ये जो RNA आपके यहाँ पे है ना, इनका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, SNRNA आपके यहाँ पे क्या है, SRRNA क्या है, यू हैव टू टेल मी ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। बताइए मुस्कान, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर ये सारे नाम करने पड़ेंगे? वापस बोलना बेटा। सर ये सारे नाम याद करेंगे? इतने तो याद रखने पड़ेंगे, ये वाले नाम तो याद रखने पड़ेंगे, जो मैंने बताया वो सब याद नहीं रखने हैं। इतने याद रखने पड़ेंगे। ये RRNA दैट इज माय राइबोसोमल RNA, क्योंकि ये काम का होता है, ये आपका आपके एकेडमिक पार्ट का रोल प्ले करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग चीजों को समझने के लिए। इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू हैव टू नो द RRNA। मैसेंजर RNA तो ये तो आपको जानना ही है, बिकॉज इसमें से हम अपना प्रोटीन बनाते हैं, जिसको हम इवन कहता है एज अ हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA। tRNA, srRNA एंड SNRNA, राइट। ये 3 आपका बना रहा है आपका RNA polymerase 3। तो ये आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ये दो वैसे एक एक बना रहे हैं, बस RNA polymerase 3 है जो ज्यादा काम कर रहा है। RNA polymerase 3 जो आपके सामने है यहाँ पे, यही थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है यहाँ पे tRNA, ट्रांसफर RNA, srRNA और SNRNA आपको बना के दे रहा है यहाँ पे। सो दैट इज ओनली थिंग इज डूइंग मोर वर्क। तो इतना ही याद रखना है मुस्कान, और ये नहीं है ज्यादा, राइट। आई टेल यू समथिंग, when you will study this thing in detail, in the real sense जब तुम इसे पढ़ोगे ना, लोग कहते हैं कि बायो में तो क्या करना होता है, रट्टा लगाना होता है, सब हो जाता है। जब तुम एक्चुअली में पढ़ते हो ना ट्रांसक्रिप्शन, देन यू रियलाइज तुम्हें ऐसे एनसीईआरटी तुम्हें ऐसे गिफ्ट लगेगा, एनसीईआरटी में तुम्हें ऐसे वॉक इन द पार्क लगेगा वो टाइम पे। इट इज इन मच मोर डिटेल, यू कांट इवन इमेजिन। आई टेल यू समथिंग, यू स्टार्ट विद ट्रांसक्रिप्शन, इट विल टेक यू 2 hours to make someone understand transcription, only transcription, that too for a single eukaryotic cell। सो ये काफी कम है, तो कर लेना याद, ठीक है। और हो जाएगा, हम सब याद करेंगे मिलकर तो याद हो जाएगा। ओके, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द यूकैरियोटिक सेल। ये आपके 3 पॉलीमरेज याद रखना है, एंड दैट इज समथिंग दैट टू मेक। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है, समझना आपको ये है कि इन द यूकैरियोटिक सेल जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद आपको कुछ मॉडिफिकेशन वहां पे करने होते हैं। यू हैव टू अंडरटेक सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस, और उन मॉडिफिकेशंस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ RNA प्रोसेसिंग। So now let's understand what will be happening in my RNA processing। यहाँ पे क्या होता है, तो इस टर्म को हम यहाँ पे समझते हैं। तो एक बार फिर ध्यान देना यहाँ पे। So when the RNA is getting formed, so जब आपका mRNA बनता है, और एक और बात दिमाग में बिठा लो कि आपका जो RNA प्रोसेसिंग जो आपका यहाँ पे हो रहा है ना, वो आपको सिर्फ होते हुए मिलेगा आपके यूकैरियोट्स में, बस। बैक्टीरिया में ये सब नहीं होता। बैक्टीरिया में RNA बना, उसको आप डायरेक्टली यूज कर लो, सीधे जाके उसे इस्तेमाल करो ट्रांसलेशन के लिए। ह्यूमंस में या यूकैरियोट्स के अंदर आपको ये होते हुए नहीं मिलेगा। जब RNA आपका बना, इट हैज टू अंडरगो सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। इट हैज टू अंडरगो सम मॉडिफिकेशंस। और जो ये मॉडिफिकेशंस हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, इसी इवेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एज RNA प्रोसेसिंग। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज RNA प्रोसेसिंग। डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच सकते यहाँ पे निकाल के आपकी कुकीज को। यू हैव टू डू सम मॉडिफिकेशंस ओवर देयर, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर RNA प्रोसेसिंग। ये आपको करना पड़ेगा, ये हम सीखेंगे क्या होता है यहाँ पे, बट यू हैव टू नो दिस। यहाँ पे आपके चेंजेस किए जाएंगे, यू विल फाइंड नंबर ऑफ चेंजेस हैज टू बी डन ओवर हियर। और ये सिर्फ आपका यूकैरियोट्स के अंदर होगा, बाकी जगह पे आप ये नहीं करते हैं। पहले ये बताओ, क्या हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं या जो हम समझने वाले हैं, क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। कोई भी अगर चीज समझ नहीं आ रही, और लड़के लोग भी, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आयुष, पीयूष, प्रिंस एंड ऑल द अदर बॉयज ओवर हियर, इट्स क्लियर टू यू। अगर कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही हो, देन प्लीज बता देना। इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू, देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो दैट, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि इतनी बात हमने यहाँ पे देखी है कि हमें करना क्या है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन RNA प्रोसेसिंग में होता क्या है। ओके, तो एक और बात याद रखना कि जब आपका RNA आपका बन के निकलता है ना, जिसको मैं इवन कह सकता हूँ एज HNRNA, राइट, ये मेरा फंक्शनल नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता अभी तो। इट हैज टू अंडरगो मॉडिफिकेशंस, राइट। तो देखो अब यहाँ पे होता क्या है, नाउ पे अटेंशन। अब जब तुम्हारा RNA बन के निकलता है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं RNA, लेट्स से दिस इज वन RNA ओवर हियर।
सिंगल स्टैंड ही है, ये मत सोचा कि सर ये डबल स्टैंड क्यों बना रहे हो आप, सिंगल स्टैंड ही है। ये बना इसलिए रहा हूँ इस तरीके से ताकि आपको कुछ चीजें समझा सकूं। इफ यू हैव अ RNA इट विल हैव अ 5' एरिया, इट विल हैव अ 3' एरिया, 3' एंड। अब बीच में क्या होगा ना, बीच में आपको मिलेंगे कई सारे ऐसे सीक्वेंस, ये जो मेरे ब्लू वाले सीक्वेंस है कुछ ऐसे बीच में, यहाँ पे भी कुछ सीक्वेंस है मेरे ब्लू वाले, ये मेरे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये जो सीक्वेंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ब्लू वाले जो सीक्वेंस मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ इन्हें, ये जो बीच में आपको इंटरविंग सीक्वेंस आपको मिल रहे हैं, लेट्स कॉल देम एज अ इंट्रॉन्स, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंट्रॉन्स, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी का जो सीक्वेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसके अलावा जो बाकी का सीक्वेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो येलो वाला है मेरा यहाँ पे, लेट्स से ये वाला सीक्वेंस है मेरा यहाँ पे, ये जो रीजन है ना जहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे, दिस एरिया जहाँ जिसे मैं येलो कलर कर रहा हूँ, आप ऐसा सोचो कि ये जो येलो वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ एक्सॉन्स, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ एक्सॉन्स। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि इंट्रॉन्स आपके काम के नहीं होते हैं, इंट्रॉन्स विल नॉट कोड फॉर प्रोटीन, इंट्रॉन्स यूज करके आप प्रोटीन नहीं बना सकते, इंट्रॉन्स आपके लिए कोई भी काम का नहीं होता। तो आपको जब मैं कह रहा हूं कि आपको मॉडिफिकेशन करना है, दैट मीन्स आपको इंट्रॉन्स को निकालना है, आपको इंट्रॉन्स को यहां से निकाल के बाहर फेंकना है और एक्सॉन्स को आपको जोड़ना है। सो इंट्रॉन्स आपके बीच में एक लाइक बैरियर है, तो इंट्रॉन्स को आप यहां से निकालोगे और एक्सॉन्स को आप यहाँ पे जोड़ोगे। तो याद रखना मॉडिफिकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो एक ये इवेंट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक्सॉन्स ही है जो प्रोटीन को कोड कर सकते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड है आपके यहाँ पे, इनको यूज करके मैं प्रोटीन बना सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ट्रांसलेशन ही करना है, तो इसको यूज करके मैं प्रोटीन बना सकता हूँ। लेकिन इंट्रॉन्स मेरे कोई काम के नहीं होते, सो आई हैव टू रिमूव देम, सो इंट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स हैव टू बी केप्ट। ये बात पहले आप दिमाग में याद रखें, ठीक है। क्या इतनी बात समझ आ रही है, इंट्रॉन्स एक्सॉन की इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. अब एंड में क्या होता है ना, ये जो एंड वाला जो आपको क्वेश्चन होता है ना, एंड में यू विल हैव दिस रीजन, अभी इनसाइड में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये याद रखना इसके ऊपर बेस्ड एक बार क्वेश्चन आ चुका था। सो एंड में एक आपको सीक्वेंस मिलेगा mRNA के एंड के अंदर, एंड दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज योर UTR, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज UTR। ये हमेशा रहेगा, ये प्रोसेसिंग के बाद भी आपको मिलेगा वहां पे, इसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आपका यहाँ पे होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। बस इतना याद रखना कि इसमें से आप प्रोटीन कभी नहीं बना सकते हैं, ये एक ऐसा रीजन होता है जिसमें प्रोटीन बना सकते हैं, और ये आपको हमेशा मिलेगा। आप जब प्रोसेसिंग कर लेते हो तब भी आपको ये मिलता है वहां पे, राइट। आपको इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे रोल क्या होता है वो आपको समझना नहीं है इस लेवल के ऊपर, बट याद रखना दिस इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर देयर। सो UTR इज समथिंग जो प्रोटीन नहीं बनाता, बट यू विल ऑलवेज फाइंड इन द mRNA, ओके। तो ये आपकी स्टोरी है। अब हम इसको थोड़ा और सही से समझते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ RNA प्रोसेसिंग के बारे में, व्हेन आई डिस्कस अबाउट RNA प्रोसेसिंग, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे करनी है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं कैपिंग। द फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कैपिंग। अब कैपिंग यहाँ पे क्या होता है? कैपिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेरा 5' एंड है, जो मेरा यहाँ पे 5' वाला एंड है, जो 5th डैश वाला जो मेरा यहाँ पे एंड है, वहां पे मैं ऐड करूंगा एक अलग ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड। 5' रीजन के ऊपर मैं एक अलग ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड करता हूं। तो वहां पे मैं बेसिकली ऐड करूंगा मेरा यहाँ पे मिथाइल गुआनोसाइन, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो एक काफी अलग तरीके का अजीब सा न्यूक्लियोटाइड मैंने ऐड करना है। कहां पे ऐड करना है? आई बी एडिंग दैट ऑन द 5' एरिया के अंदर। तो 5' रीजन के अंदर मैं एक अलग सा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड करूंगा, जिसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एज अ मिथाइल गुआनोसाइन, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो चलो इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो जो मेरा यहाँ पे जो 5' मेरा जो यहाँ पे रीजन है ना, यहाँ पे मेरा एक नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके लग जाएगा। I'll find new kind of nucleotide will come and attach over here, और वो मेरा यहाँ पे होगा मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो कुछ ऐसा बनाता था मैं उसको यहाँ पे, I'll just write small m G और 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आके लग चुका है। कौन से एंड पे? 5' एंड पे जाके ये लग चुका है। इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कैपिंग। तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैपिंग। दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ कैपिंग ओवर हियर, राइट। याद रखना कौन से एंड पे लग रहा है? 5' एंड के ऊपर।
सवाल ये आता है कि अरे क्यों कर रहे हो ये सब, करा लो सीधे सीधे ट्रांसलेशन, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दोस थिंग ओवर हियर, राइट? सो ये करने का रीजन यहाँ पे ये होता है, द कैपिंग इज बीन डन सो दैट इट प्रोटेक्ट्स द mRNA, it protects the mRNA from nuclease enzyme, from nuclease enzyme। याद रखना कई सारे एंजाइम आपको न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएंगे, राइट? जैसे एक न्यूक्लियस एंजाइम होता है, नाम से पता है न्यूक्लियस मतलब वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। सो आरएनए भी आपका एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड ही है, तो उससे बचाने के लिए कैपिंग आप करते हो। सो याद रखना कैपिंग का सिग्निफिकेंस ये होता है, ये आपको एंजाइम से बचाता है। आपका न्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम होता है उससे उसे वो प्रोटेक्ट करता है, ताकि उसे आगे कोई डाइजेस्ट ना कर जाए। आपने इतनी मेहनत से बनाया, राइट, और उसे किसी ने आके डाइजेस्ट कर दिया, तो क्या ही मतलब है? डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो न्यूक्लियस एंजाइम से बचाने के लिए यू विल डू द कैपिंग ओवर हियर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो कैपिंग के अंदर एक अनयूजुअल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हम यहाँ पे लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आप यहाँ पे लगा दोगे। इतनी ही बात आपको इसके अंदर याद रखनी है, और इसका पर्पस क्या होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एज माय कैपिंग। कैपिंग आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द कैपिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस। आप लोग तो चुप हो गए बिल्कुल। आप लोग तो ऐसे कैसे बेटा? सो यस दैट्स माय कैपिंग, दैट्स द ओनली थिंग विल डू ओवर हियर, राइट? तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप मेरा यहाँ पे क्या होगा? कैपिंग तो मैंने यहाँ पे कर लिया, अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सेकंड थिंग जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड एज माय टेलिंग। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ टेलिंग। सो द सेकंड स्टेप इज गोइंग टू बी माय टेलिंग। अब टेलिंग में आप क्या करते हो कि समझो मेरा यहाँ पे mRNA है, समझो ये है मेरा यहाँ पे mRNA। सो यू हैव अ 5' you have a 3' over here, right? Right? 5' and 3' आपका मिल जाए। तो आपको जो 3' वाला जो एरिया यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे आप लगाते हो कई सारे एडेनाइन मॉलिक्यूल। You will add a large number of adenine molecule have been added. So याद रखना जब हम बात करते हैं हमारी टेलिंग के बारे में, तो याद रखना टेलिंग के अंदर क्या करेंगे हम यहाँ पे, a large number of adenine molecule will be added over here. So जब भी मैं टेलिंग की यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ तो आपको याद रखना है यहाँ पे that you will find large number of adenine molecules are been added. और आपको ये याद रखना है कि ये जो हम यहाँ पे करें इट इज ऑलवेज बीन एडेड ऑन द 3' एंड के ऊपर, क्योंकि सवाल ऐसे ही आएंगे, आपको पूछेंगे लोग डायरेक्टली कि कैपिंग कहाँ हो रहा था, 5' से 3' के ऊपर, टेलिंग कहाँ हो रहा था 5' से 3' के ऊपर, तो आपको मालूम होना चाहिए। सो इट इज बीन डन ऑन द 3' एरिया के अंदर। सो लार्ज नंबर ऑफ एडेनाइन मॉलिक्यूल आर बीन एडेड इन द 3' एरिया। कितने लार्ज? तो याद रखना आप हमेशा यहाँ पे ये नंबर आपका होता है 200 से 300 जितना। एनसीईआरटी का फिगर है इसलिए आपको याद रखना है अराउंड 200 से लेके 300 एडेनाइन मॉलिक्यूल्स आर बीन एडेड ओवर हियर। 200 से 300 एडेनाइन मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे ऐड करते हो। और जब आप इतने सारे एडेनाइन मॉलिक्यूल आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज माय पॉलीएडेनाइलेशन। पॉलीएडेनाइलेशन। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है पॉलीएडेनाइलेशन, तो आपको बताना है पॉलीएडेनाइलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आप एडेनाइन मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो आपके थर्ड कार्बन OH के ऊपर। सो थर्ड कार्बन OH जो आपका एमआरएनए का है उसके ऊपर आप जाके बहुत सारे एडेनाइन मॉलिक्यूल आप वहां पे जाके लगा रहे हो। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आप ऐसे पॉलीएडेनाइलेशन। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे दैट इज समथिंग यू डू इन टर्म्स ऑफ द टेलिंग। बस इतना आपको इसके अंदर याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं एक, तो आप पिक्चर में आप यहाँ पे देख पाओगे आपका 5' एरिया के अंदर हमने यहाँ पे कर दिया हमारा कैपिंग, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, और 3' के अंदर मैंने यहाँ पे टेलिंग कर दिया। यहाँ पे जो नंबर है वो एनसीईआरटी का नहीं है, तो इसे नंबर आपको एनसीईआरटी वाला ही याद रखना है। तो टेलिंग हमने यहाँ पे कर दिया, 200 से 300 मॉलिक्यूल आप यहाँ पे लग जाएंगे। सो पॉलीएडेनाइलेशन मेरा यहाँ पे हो चुका है, कैपिंग भी मेरा यहाँ पे हो चुका है। सो ये दो चीजें मेरे यहाँ पे हो चुकी है, राइट? एंड यू कैन सी ओवर इंट्रॉन्स एक्सॉन भी मैंने हमें बना के रखे हुए हमने यहाँ पे। सो यू हैव टू गेट इट ऑफ द इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को मैं यहाँ पे जोड़ना होगा। ठीक है, सर टेलिंग भी प्रोटेक्ट करता है क्या? टेलिंग बेसिकली वैसा बेटा आपके यहाँ पे हेल्प करता है एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। सो टेलिंग इज समथिंग व्हिच एक्चुअली गोइंग टू हेल्प will help the mRNA to translocate from nucleus into the cytoplasm so that you can carry out the translation over there. ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये होता है कि आपकी मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म सक्सेसफुल।
बिकॉज याद रखना कि आपका ट्रांसलेशन जो होगा आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो आपका होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो आपकी मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो, बिकॉज मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा बिकॉज यू वोंट फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कमिंग कभी भी, बिकॉज अगेन दैट इज समथिंग आपके स्कोप के बाहर का ये चीज। बट याद रख सकते हो आप कि टेलिंग का काम यहाँ पे होता है, हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ माय mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म सो दैट यू कैन कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वहां पे इन द साइटोप्लाज्म, राइट। तो इतनी पहले आप बात यहाँ पे याद रखना, राइट। ये दो चीज आपकी यहाँ पे हो गई। अब तीसरी चीज हमें यहाँ पे करनी है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्प्लाइसिंग। अब तीसरा इवेंट जो मेरे यहाँ पे होगा, पहले ये बता दो, ये दो इवेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं, टेलिंग क्या हो गया और कैपिंग क्या होता है, समझ आ रहा है आप सबको यहाँ पे? Yes, sir. और कोई अगर गड़बड़ लग रही हो तो बता देना, गड़बड़ मतलब अगर लग रहा हो कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलो कुछ नहीं बोलोगे तो फिर तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सो नाउ यू हैव समथिंग लाइक योर स्प्लाइसिंग। लेट्स डिस्कस व्हाट इज माय स्प्लाइसिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि स्प्लाइसिंग क्या होता है, आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था 2-3 हफ्ते पहले या लास्ट वीक, सर क्या होता है स्प्लाइसिंग, तो मैंने बोला था कि बात करेंगे हम लोग बाद में। तो स्प्लाइसिंग की जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो देखो पहले आपको याद रखना है कि ये करने के लिए, ये जो प्रोसेस होता है आपका स्प्लाइसिंग का, ये करने के लिए आपको चाहिए एंजाइम, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय स्प्लाइसोसोम। तो यू हैव टू मेक अ एंजाइम कॉल्ड एज माय स्प्लाइसोसोम। अब ये स्प्लाइसोसोम एंजाइम बनता कैसे है? स्प्लाइसोसोम एंजाइम बनाने के लिए यू नीड 2 थिंग्स। आपको 2 चीजें आपके यहाँ पे चाहिए होती है। एक चाहिए होता है आपको यहाँ पे SNRNA, जो आपने पहले भी ये नाम सुना था। SNRNA का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। सो SNRNA स्टैंड फॉर माय स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो SNRNA प्लस प्रोटीन्स, SNRNA प्लस प्रोटीन्स विल गिव यू स्प्लाइसोसोम। याद रखना, अगर आपको स्प्लाइसोसोम बनाना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे क्या लग जाता है, SNRNA प्लस प्रोटीन। जब इन दोनों को आप यहाँ पे मिक्स करते हो तो फिर आप बना सकते हो अपना यहाँ पे स्प्लाइसोसोम। सो यूजिंग देम यू कैन मेक द स्प्लाइसोसोम। अब स्प्लाइसोसोम का यहाँ पे काम क्या होता है? स्प्लाइसोसोम हमने यहाँ पे हमारा बना लिया, अब ये आपका करेगा क्या? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। स्प्लाइसोसोम का काम होता है टू रिमूव द इंट्रॉन्स। तो बेसिकली इसका काम यहाँ पे हो जाता है टू रिमूव द इंट्रॉन्स, टू रिमूव इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यू नीड दिस स्प्लाइसोसोम। और यार इतना स्प्लाइसोसोम बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स आपके SNRNA प्लस प्रोटीन। So SNRNA proteins will give you the spliceosome which will be made and this will come and remove my introns. ये आके मेरे इंट्रॉन्स को यहाँ पे रिमूव करेगा। एक बार आपके इंट्रॉन्स वहां से निकल गए, देन आपके एक्सॉन्स को आप वहां पे जोड़ दोगे, दे विल जॉइन ओवर देयर, एंड एक बार आपके एक्सॉन्स वहां पे जुड़ गए आपके, देन यू आर डन विद द स्प्लाइसिंग। आपने सक्सेसफुली अपना स्प्लाइसिंग आपने वहां पे अपना कर लिया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। आप यहाँ पे काफी क्लियरली देख सकते हो कि इनिशियली यू हैव द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, दोनों है आपके पास यहाँ पे, राइट। तो श्योरली यहाँ पे मेरा स्प्लाइसोसोम आया होगा, यहाँ पे मेरा स्प्लाइसोसोम एज अ एंजाइम मेरा यहाँ पे आया होगा, स्प्लाइसोसोम। और उसने आके क्या किया होगा, इट मस्ट हैव केम ओवर देयर एंड रिमूव ऑल द इंट्रॉन्स। ये आके सारे इंट्रॉन्स को यहाँ पे आके निकाल देगा। सो इट विल कम ओवर हियर एंड विल रिमूव द इंट्रॉन्स ओवर हियर। अब जैसे ही आके इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर देता है, उसके बाद क्या रहेगा आपको यहाँ पे, सिर्फ एक्सॉन्स रह जाएंगे। सो नाउ यू कैन सी आपका जो mRNA आपके यहाँ पे प्रेजेंट है आपके सामने, इट ओनली हैज द एक्सॉन्स। देखो जो लाइट ब्लू वाले जो इंट्रॉन्स थे वो सारे के सारे आपके यहाँ पे रिमूव कर दिए जा चुके हैं, दे आर बीन रिमूव्ड बाय दिस एंजाइम। एक बार वो आपके रिमूव हो गए, देन बस कुछ नहीं रहता, देन एक्सॉन्स आपके रह जाएंगे। एक्सॉन्स को ज्वाइन करने के लिए आप याद रख सकते हो, अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज स्लाइटली बियॉन्ड योर स्कोप, बट आप याद रख सकते हो, एक्सॉन्स को ज्वाइन करने के लिए आपका DNA लाइगेज आपकी मदद करता है। ये जो एक्सॉन्स है ना, एक्सॉन्स आर ज्वाइंड बाय DNA ligase. Ligase is the enzyme जिसकी मदद से आप इन एक्सॉन्स को आप ज्वाइन कर लोगे। This is something they will be doing. तो अल्टीमेटली अब आप देखो यहाँ पे क्या है। So now you have in front of your mature mRNA. आपके सामने बन चुका है आपका यहाँ पे एक mature mRNA आपका यहाँ पे रेडी है। So you can see in front of you this structure which have been drawn is going to be a mature mRNA. ये रेडी है अब आपका, हो गया। RNA प्रोसेसिंग आपके यहाँ पे रेडी है। सो यू हैव mRNA which is a mature mRNA. It is a functional mRNA. जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक फंक्शनल mRNA है यहाँ पे, सो आई कैन से दैट कि इसको मैं यूज कर सकता हूँ ट्रांसलेशन के लिए। सो जो 3 इवेंट्स मुझे यहाँ पे करने तो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। याद रखना,
वी आर डन विद द स्प्लाइसिंग, जहां पे आप इंट्रॉन्स को आप रिमूव कर रहे हो एंड योर एक्सॉन्स आर बीन जॉइंड। ये भी मैं मेंशन करता हूँ आपके यहाँ पे, इंट्रॉन्स रिमूव करते हो आपका यहाँ पे, एंड देन यू विल फाइंड द एक्सॉन्स आर आल्सो जॉइंड ओवर देयर, एक्सॉन्स आर जॉइंड। और ये करने के लिए आपका जो एंजाइम आपकी मदद कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज will be doing that। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, स्प्लाइसिंग वाली? Yes, sir. हाँ जी बेटा बताइए, मुस्कान क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर हम एंट्रॉन्स को रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि वो कोड नहीं करते हैं, जो एंट्रॉन्स आपके होते हैं ना यहाँ पे, वो प्रोटीन कोड नहीं करते हैं। बेसिकली है क्या ना, ये सारे न्यूक्लियोटाइड है, दे आर ऑल न्यूक्लियोटाइड ओवर देयर। तो इंट्रॉन्स जो यहाँ पे, जो न्यूक्लियोटाइड का जो यहाँ पे सीक्वेंस है, ये प्रोटीन नहीं बनाता, इट इज जस्ट इंटरवेविंग सीक्वेंस ओवर देयर। तो इसलिए इसे रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि इसको रखने का कोई मतलब है नहीं। अगर ये प्रोटीन बना रहा तो इसको रखने का मतलब है नहीं, क्योंकि अगला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा प्रोटीन बनाने का, और प्रोटीन बनाने के लिए हमें सिर्फ वही सीक्वेंस चाहिए जो प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है, जहां से हम प्रोटीन बना सकते हैं। इसलिए इंट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए जरूरी है। समझ आई मेरी बात मुस्कान? यस सर। दैट इज समथिंग यू डू ओवर हियर। ठीक है, तो काफी लंबी प्रोसेस आपकी है, एंड दिस इज डन इन द यूकैरियोटिक सेल, एंड दैट इज व्हाट यू डू। अच्छा एक बात बताओ, आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है क्या? यस सर। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, वो रिचर्ड फेमैन करके। रिचर्ड फेमैन बहुत ही बढ़िया ही वाज अ साइंटिस्ट। कभी अगर उनके बारे में पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना या जानना उनके बारे में, बहुत बढ़िया इंसान है। सो उन्होंने एक टेक्निक बोली थी, जिसे हम कहते हैं एज अ फेमेंस टेक्निक, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फेमेंस टेक्निक। फेमेंस टेक्निक क्या करती है? बेसिकली आपकी टेक्निक है, ताकि अगर आपको कोई चीज, अगर आपको सीखनी हो, अगर आपको कोई चीज लर्न करनी हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है ये चीज आप एक ऐसे पर्सन को सिखाओ जिसको उसका कोई आइडिया नहीं है। यू एक्सप्लेन दिस थिंग टू समवन हु हैज नो आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। उसे आप एक्सप्लेन करो, उसे समझाओ, क्योंकि उसको समझाने में जितना आप एनर्जी स्पेंड करोगे हर एक तरीके से सोच के, दैट विल एक्चुअली गिव यू द आइडिया अबाउट दैट टॉपिक वेरी क्लैरिटी। रेप्लिकेशन अगर आपको समझना है अच्छे तरीके से, तो एक तरीका ये भी है, अपने फ्रेंड्स में बैठो आप, और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स है जो आपके साथ आपकी तरह एकेडमिकली काफी इंक्लाइंड है, you can actually explain them, you can ask them to explain again to you, right? When you explain something to someone na, so you are actually going to have a much more clarity in your thoughts कि आपने क्या सीखा है। So you can always do that, right? Especially हमारे में like when we were in college, हमें बताया जाता था कि अगर आपको कोई रिसर्च पेपर आता है अच्छे से, आपको वो तभी आता है जब आप उसे आप किसी 9th या 10th के बच्चों को आप सिखा सकते हो। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, that means you don't have a clarity. It is as simple as that. And if you just go through research paper, it's a difficult task. So that is something Feynman technique is. अगर आपको कभी कोई चीज अगर आपको बहुत अच्छे से सीखनी हो ना, the best thing is to explain it to someone. With that's when you'll have more clarity of that. Yeah. All right. So that is something you have to know. और ये एक चीज आप यहाँ पे रखना, that is my RNA processing. अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम की यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, let's solve some questions फटाफट यहाँ पे एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे देख लो, ये है आपके यहाँ पे एनसीईआरटी की पिक्चर। एनसीईआरटी की पिक्चर आपको यहाँ पे ये कह रही है दैट यू हैव अ कैपिंग आपका हो रहा है यहाँ पे, मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट डाला हमने 5' के ऊपर, फिर हमने यहाँ पे हमारा टेलिंग भी हमने यहाँ पे कर लिया, पॉली टेल हमारे यहाँ पे लग चुकी है, एंड देन हमने यहाँ पे हमारा स्प्लाइसिंग भी हमारे यहाँ पे कर लिया। सो ऑल माय इंट्रॉन्स आर बीन रिमूव्ड। सो नाउ माय मैसेंजर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। दिस इज व्हाट माय आरएनए प्रोसेसिंग इज गोइंग टू लुक लाइक, राइट? अब एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करो, पहले ये वाला कराता हूँ। 128 के लिए हैंड रेज करो। सो क्विकली हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड रेज योर हैंड। ये रो है यहाँ, ठीक है, पी नहीं है, ये रो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज माय रो का साइन है। सो फटाफट अपना हैंड रेज करके बताइए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। सो रो फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज, इसको एक और नाम यहाँ से दिया जा सकता है, वो नाम यहाँ क्या होगा बताइए दीप्ति, क्या होगा इसका नाम? दीप्ति बोलिए, दीप्ति आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा आसमा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। आसमा यहाँ पे ऑप्शन सी करें यहाँ पे। शगुन आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। टर्मिनेशन फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। सो यस, रो फैक्टर इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज टर्मिनेशन फैक्टर। इसके वजह से तो आप टर्मिनेट कर पाओगे अपने ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है।
ठीक है, देन टेल मी इसका आंसर। द टोटल नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन यूकैरियोट इज, आपके आरएनए पॉलीमरेज का टोटल नंबर जो यूकैरियोट्स में आपको मिलता है वो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? कितने टाइप के हमने वहां पे देखे थे एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सो मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर ऑप्शन ए 3। ऑलराइट, सना आपको क्या लग रहा है? कंचन ठाकुर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, राइट। सो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। यस, ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल सही, राइट। द इंटरवीविंग सीक्वेंस इन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ mRNA आर रिमूव बाय, जो बीच में जो सीक्वेंस आपके आ रहे होते हैं आपके mRNA के अंदर, उसे हम रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सो अगेन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। फटाफट बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। सो ऑलराइट, बताइए आयुष, क्या हुआ इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो। देन एक और हम आंसर यहाँ पे ले लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। मुस्कान गुप्ता आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। राइट, स्प्लाइसिंग आपका तरीका है जिसके थ्रू आप अपने जो इंटरव्यूइंग सीक्वेंस आपके यहाँ पे इंट्रॉन से, उसे आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 आपका यहाँ पे क्या बनाता है? इसका आंसर आप वैसे ही अनम्यूट करके जोर से दे सकते हो। क्या होगा इसका आंसर 132 का? सर RRNA। RNA। राइट, सो rRNA बिकम्स माय करेक्ट आंसर। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 हम यहाँ पे यूज करते हैं टू मेक योर rRNA। बिल्कुल सही, राइट। ठीक है, इसे आराम से देख लो, खुद से पढ़ो एंड देन टेल मी द आंसर। रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड। So in post-transcriptional modification called tailing, dash residues are added at the dash of the mRNA. तो पढ़िए इसे ध्यान से एंड बताइए क्या होगा इसका आंसर। आसान सवाल है वैसे ये। प्रिंस, क्या लग रहा है आपको? सर सी। सी लग रहा है। बाकी लोग भी देख लीजिए यहाँ पे, सब लोग देख लीजिए इसको एंड देन टेल मी। दिशा, आपको क्या लग रहा है? दिशा, आपकी आवाज नहीं आ रही। पलक, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। आपके एडेनलेट मतलब आपके एडेनल मॉलिक्यूल, सो एडेनलेट इज नथिंग बट एडेनल मॉलिक्यूल जो आप यहाँ पे ऐड करते हो आपके 3 डैश एरिया के अंदर। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। दैट बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसमें मुझे आप बता दो, हाँ, a segment of DNA coding for a polypeptide is called as 119 का यहाँ पे क्या आंसर बन के आ जाएगा? सो segment of DNA coding for polypeptide is known as what? हैंड रेज करिए जल्दी से। अंशिका शर्मा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी सिस्टोन। शिखा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। राइट, तो अगर वो स्पेसिफिक बताया जा रहा है कि एक सीक्वेंस आपके डीएनए का जो आपका प्रोटीन बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, दैट्स गोइंग टू बी अ सिस्ट्रॉन। बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर आएगा, आपके यहाँ पे सिस्ट्रॉन। ठीक है, बाकी लोग भी एंगेज करिए बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए। अब बताइए, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विद द पोलैरिटी डैश एक्ट एज अ स्ट्रैंड। सो बताइए इस ब्लैंक में और इस ब्लैंक में क्या आएगा? तो आप कौन सा स्टैंड यूज करते थे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन के लिए? सो अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपका ये है कि आपको बताना ये कि कौन सा स्टैंड आप यूज करते हो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो उसका पोलैरिटी क्या होती है, डायरेक्शन उसका वहां पे क्या होता है, वो पूछा जा रहा है पहले ब्लैंक के अंदर। उसका नाम क्या होता है, व्हाट वी आल्सो कॉल इट एज। सो बस इतने ही लोग, ऐसे कैसे चलेगा? दैट्स इट। बताइए शगुन, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। वो यहाँ पे ऑप्शन बी कह रही है। ओके, पूजा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। बी ही होगा यहाँ पे सही आंसर। सो पोलैरिटी जो आपके यहाँ पे होगी स्ट्रैंड की, जिसको हम यूज करते हैं एज अ डीएनए में, जो हम टेम्पलेट यूज करते हैं, उसकी पोलैरिटी आपकी होती है 3 डैश से 5 डैश डायरेक्शन के अंदर, और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसको यूज करके ही हम हमारा कराएंगे यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन, हम यहाँ पे हमारा करा के रखते हैं। ठीक है, सो ओके 116 आप चलो करके बता दो, ये 116 आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज इन फैक्ट व्हाट। तो जब ट्रांसक्रिप्शन किया जा रहा होता है तो इसकी वहां पे क्या कर रहे होते हो हम वहां पे? क्या पूरे डीएनए को हम यहाँ पे कॉपी करके आरएनए बना रहे होते हैं? सिर्फ एक सेगमेंट को हम डीएनए को कॉपी करके आरएनए बना रहे होते हैं? बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है? सो अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन समझो, यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे बेसिकली आपके यहाँ पे व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर देयर। It's an entire segment of DNA basically getting copied or only segment of DNA basically getting copied over here. मुस्कान, बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर?
मुस्कान की आवाज नहीं आ रही। दीप्ति आप बताना चाहेंगे यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लग रहा है दीप्ति को। खुशी कुमारी आपको क्या लग रहा है? ओके, so it is your option B. Only a segment of DNA is copied to a RNA. Only a segment of DNA is copied to the RNA molecule. Only a segment of DNA is getting copied to the RNA molecule, and that is something which is being called as your transcription. ठीक है, ये आसान सवाल इसलिए मैं ये करा नहीं रहा। एक लास्ट क्वेश्चन करते फिर आपको मैं फ्री करता हूँ। इन बैक्टीरिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ mRNA which of the following is not true? एक बैक्टीरिया के अंदर आरएनए के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही नहीं है? कर सकते हो, इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से आपके यहाँ पे सही नहीं है? इज नॉट ट्रू। ठीक है, इज गोइंग टू बी नॉट ट्रू। देखो ध्यान से, जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। सो आई वांट आंसर इन दिस बिकॉज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में लोग गड़बड़ करते हैं। सो आई रियली वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस स्टेटमेंट करेक्ट। और अभी तक मेरे पास सिर्फ 3 ही हैंड रेज हुआ है, ऐसे कैसे चलेगा? बताओ प्रिंस, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी। ये लग रहा है। ओके, आसमा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। बी, ऑल ऑफ द अबव। सर बी बी। बैटमैन वाला बी, तो ऐसे बोलो ना, बैटमैन वाला बी। हाँ ठीक है। देन वी हैव शिखा, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी आपको भी लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है ना, ये स्टेटमेंट है क्या कह रहा है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड लाइक स्प्लाइसिंग। अब ये बात बैक्टीरिया के अंदर लागू होती है क्या? अब मुझे बताओ आप लोग, क्या बैक्टीरिया के अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है mRNA के बाद या नहीं किया जाता? ये बताओ, करा जाता है या नहीं करा जाता? नहीं कहा जाता। किया जाता। अरे नहीं, बैक्टीरिया के अंदर आप जब mRNA बना लोगे तो उसके बाद यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन द mRNA। आप डायरेक्टली उसे यूज करते हो ट्रांसलेशन के लिए। सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड लाइक स्प्लाइसिंग। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल फॉल्स है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। तो इसलिए आपका ये आंसर बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो याद रखना ये चीज। हमने आप भी बताया तो था आपको कि बैक्टीरिया के अंदर यू डोंट डू दैट, कोई करने की जरूरत नहीं होती। जैसे mRNA बना, सीधे आप अपना ट्रांसलेशन अपना स्टार्ट कर सकते हो। सो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सो दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा ना, आपके साथ इसका असाइनमेंट शेयर करूंगा, तो प्लीज अपना हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकालिए एंड असाइनमेंट सॉल्व करके शेयर करिए। ठीक है, सो प्लीज डू दैट सो आई कैन शेयर द आंसर विद यू आफ्टर दैट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो वी हैव डन विद द ट्रांसक्रिप्शन, वी हैव डन विद द आरएनए प्रोसेसिंग। अब इसको लेके अगर कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे पूछ लो, प्लीज आस्क दैट क्वेश्चन। एंड मुस्कान, आपका जो वहाँ पे क्वेरी था ना, वो टर्म को लेके, डर्माकेट को लेके, उसको एक काम करते हैं हम अगले क्लास में, वो लाइक सबके लिए आई विल जस्ट टेक आउट दैट पिक्चर ऑफ द स्टैंजा एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट। क्योंकि डर्माकेट का अगर मैं आपको सिंपल मतलब अगर आपको बताऊं तो दैट मीन्स नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। एक बाउंड्रीज होते हैं, उस बाउंड्रीज की लिमिट को मेंटेन करना, उसको हम कहते हैं डर्माकेट करना। ठीक है, अगर जनरली अगर उसे देखा जाएगा जनरल टर्म को कि आप इसको वहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, लेकिन वो पूरा मुझे स्टैंजा को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सबको साथ में मिलकर, तो उसको हम आराम से करते हैं in the next class. So I will explain you the all lines what have been mentioned over here, right? But डर्माकेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, एक बार आप अपने से भी समझने की कोशिश करना उससे, but I'll explain you again separately, right? हाँ जी प्रिंस, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो सर सेम कंपार्टमेंट में ही होता है। यस, बहुत बढ़िया प्रिंस, आपने निकाल लिया। ये भी स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे फॉल्स है। वेरी गुड। You will find that transcription and translation will be happening in the same compartment. तो ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो होगा, तो मेरे 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल सही। You don't have a nucleus and a cytoplasm in a bacteria. ये मेरे यहाँ पे फॉल्स है, ये फॉल्स है। अरे वेरी गुड, हैप्पी टू सी दैट someone actually pointing out. True. Yes. हाँ बेटा बोलो, क्या सवाल है आपका, बताओ। ऑप्शन डी आएगा। Translation occur only after transcription, right? So ये बात तो आपकी यहाँ पे सही है ना, that's going to be true. ओके क्यों? सर। क्योंकि ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन के बाद ही होगा, सो ये आपके यहाँ पे सही हो जाता है। दैट इज व्हाई बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये इनका ट्रू होना चाहिए था, इन्होंने यहाँ पे फॉल्स डाल के रखा हुआ है, एंड दैट हैज टू बी द आंसर ओवर हियर, बट ये इन्होंने यहाँ पे 2 फॉल्स डाल दिए स्टेटमेंट। चलो राइट, ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब इसके अलावा इसमें अगर कोई चीज अगर समझ नहीं आई हो या इसको लेके कोई अगर आपका कंसर्न हो तो बताइए। मुस्कान, आई विल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैंजा इन द नेक्स्ट क्लास। आई वांट टू एक्सप्लेन द स्टैंजा ओवर हियर इटसेल्फ विद द एवरीवन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या है वहां पे स्टेटमेंट्स,
we'll be doing in the next class, ठीक है, separately. But again, dermacate basically means you are not, there are some limits, boundaries. Having boundaries or having some limits. That is my dermacate. So you cannot, sometimes you cannot go beyond that. ठीक है, तो उसी context में वहाँ पे statement है, right? So alright, अगर इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लीजिए. Now if anyone of you has any queries, क्योंकि ये दो चीज हमने यहाँ पे की है, ट्रांसक्रिप्शन एंड RNA प्रोसेसिंग, और ये चीज आपको क्लियर है, then बढ़िया, good to go. I'll share with you the assignment. Assignment solve करिए और जो मॉड्यूल है उसमें से क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करिए. 10 क्वेश्चन तो मैं अपने एंड से दे रहा होता हूँ आपको, 10 या 15 क्वेश्चन अपने एंड से दे रहा होता हूँ. आपको अपने एंड से भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एश्योरेंस आएगा कि आपका टॉपिक के ऊपर आपका ग्रिप है, और तभी you can have assurance that you can get a full marks in this topic. ठीक है? So alright then, that's it from my end. बताइए if you have any queries over here. I'm just waiting for any queries if you have.